नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। बचपन और यौवन के कगार के बीच खड़ी टीनेज लड़कियों की बहुत बड़ी विडंबना होती है, और वो है पुरुष की नजर और बिहेवियर को ठीक से समझना। स्नेह, दोस्ती और वासना के बीच अंतर भांपने में बहुत कंफ्यूजन होता है, समय लगता है। अब कोल्ड ड्रिंक का ही उदाहरण लीजिए। वैसे एक सिंपल सा ऑफर जान पड़ता है, पर क्या पता मासूमियत के प्याले में वैश्यत का जहर घुला हो, बकरी के रूप में सामने भेड़िया खड़ा हो। भेड़िए का बहलाना फुसलाना एक दस्तक है कि वो बहुत जल्द झपटने वाला है। जिस लड़की ने ये दस्तक सुनी वो बच गई, और जिसने नहीं सुनी, 16 दिसंबर 2010, नई दिल्ली। आपने तो कहा था कि अपने मम्मी पापा से मिलवाना है। कहाँ है वो? कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे। सोलह वर्षीय दिशा को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो इस जाल में खुद चलकर आई थी। नई दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली दिशा के पिता फौज में हवलदार थे। दिशा 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी। दिशा, वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी जो उसने 12वीं के बाद देना था। दिशा कैसी है तुम? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? अरे जैसे कल था वैसे आज हूँ। अरे इन किताबों की तलाश थी ना तुम्हें? अरे वाह, मेडिकल की बुक्स। थैंक यू सो मच भैया। ओए चुप कर, थैंक्स की बच्ची। थैंक यू सो मच भैया। तू डॉक्टर बनेगी तो सारे मोहल्ले का फायदा होगा। हाँ, मन लगाकर पढ़ियो, समझी? जरूर भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जय दिशा के परिवार से परिचित था। उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस था और ऑफिस दिशा के घर के बगल में ही था। मम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे कोचिंग क्लास के लिए बहुत लेट हो रहा है। कहीं नहीं जाओगी तुम दिशा। गरम गरम खाना तैयार है, पहले खाना खा लो। और अगर तुम्हें देरी हो रही है तो रोहित छोड़ आएगा ना तुम्हें, वो पहुंचा देगा। ओहो, मेरी डॉक्टरनी बिटिया लौट आई स्कूल से। पापा, आपसे कितनी बार कहा है मुझे डॉक्टर नहीं मत बुलाया करिए, जब बन जाऊंगी तब कहिएगा। अरे पापा, हमारी छोटिया का डॉक्टर ना भी बन पाई ना, कंपाउंडर जरूर बन जाएगी। रियली? हाँ। तो बेट लगाएंगे रोहित भैया? जब मैं डॉक्टर बनूंगी तब आप कंपाउंडर बनेंगे मेरे। डन कर दे? बच्चों 2:45 बज गए, बाकी बहस सफर करते करते कर लेना, ठीक है? दिशा, फौजी की बेटी हो, कहीं लेट नहीं पहुंचते। यस पापा। ये रोज की दिनचर्या थी। ठीक 3 बजे रोहित दिशा को जनकपुरी में उसके क्लासेस तक ड्रॉप करता था। चल, ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा तुझे लेने। वो तो आप रोज ही आते हो भैया। हाँ हाँ, फिर भी बता रहा हूँ, अकेले से कहीं मत निकल जाना। वो भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ। एग्जैक्टली, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ दिशा बोल। भैया, आज हमारी रुस्तम सर वाली क्लास कैंसिल हो गई है, तो मैं 6 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे पर आप 6 बजे तक कैसे पहुंचोगे? आपकी भी तो क्लास 6:30 बजे खत्म होती है ना? अरे बंक मार दूंगा यार, बस तो तैयार रहना, ठीक है? 6 बजे। बिल्कुल नहीं, मैं प्राची और अदिति के साथ आ जाऊंगी। लेकिन मुझे घर पहुंचती फोन जरूर करना, समझी? यस मिस्टर कंपाउंडर, जैसा आपका ऑर्डर। ठीक है भैया, बाय। आज तो वो गया यार, की मेरी बैंड बजी पूरी तरह से। चलो चलो अब सब घर जाओ वरना बुलावा आ जाएगा घर से। हाँ चल। दिशा,
चुपचाप सीधे घर जाना, चाट बैठ खाने रुकना मत, नहीं तो तेरे भैया हमारी क्लास लेंगे। ओए, मेरे भैया कोई हिटलर नहीं है जो क्लास ले लेंगे। अब चलो जाओ, कल मिलते हैं। दिशा कहाँ जा रही हो? घर जा रही थी भैया। रोहित कहाँ है? वो आज मेरी क्लास जल्दी खत्म हो गई थी ना, इसलिए। ओके, चल 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 चल, आजा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आजा। अरे नहीं भैया, आप तो इस तरफ जा रहे हैं ना, आपको उल्टा पड़ेगा, मैं चली जाऊंगी। एक चीज होती यू टर्न, सुना तो होगा। पर भैया आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। रोहित गाड़ी में होता तो तुझे इस तरह अकेले घर जाने देता? नहीं ना? चुपचाप बैठ जाओ। डॉक्टर दिशा बैठो। चल चल, बैठ बैठ बैठ। दिशा को जय की गाड़ी में बैठने में कोई एतराज नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। जय उनका फैमिली फ्रेंड था। अरे जय भैया, हम अपनी कॉलोनी तो पास कर चुके हैं। जरा मेरे घर आते हैं, फिर ड्रॉप करता हूँ। हाँ? पर क्यों भैया? अरे वो मेरे पेरेंट्स से तुम्हें मिलवाना था। क्यों जय भैया? बस हमारे एरिया के होने वाली डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। पर वो क्या है ना, घर में मम्मी पापा रोहित भैया सब मेरा वेट कर रहे होंगे। दिशा 2 मिनट की तो बात है, मम्मी पापा से मिल लेना, फिर वहां से तुरंत यू टर्न समझती हो ना? जय से लगभग रोज मुलाकात होती थी दिशा की, सालों की पहचान थी। जय पर शक करना दिशा का जहन कबूल ही नहीं कर पा रहा था। तू यहीं बैठ दिशा, मैं पापा के दवाइयाँ ले आता हूँ, ठीक है? ये ले, जल्दी से पी ले, ठीक है? फिर मम्मी पापा से मिलते हैं, फिर सीधे तेरे घर। नहीं भैया ठीक है, आप चलिए। ओहो, फॉर्मेलिटी बहुत करती है तू, पी ना। दिशा ने कहा कि उसे प्यास नहीं लगी है, लेकिन फिर भी जय ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। पर दिशा इस वार्निंग साइन, इस दस्तक को पकड़ नहीं पाई। फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन फिर भी दिशा को जय के इरादों पर शक नहीं हुआ। जय भैया, आपने तो कहा था कि अपने मम्मी पापा से मिलवाना है, कहाँ है वो? कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, तू अंदर तो चल। पर आपने तो कहा था कि 2 मिनट में ही हो जाएगा। बस 2 मिनट में ही हो जाएगा जाने मन। ये क्या बकवास? दिशा के कोल्ड ड्रिंक में जय ने नींद की गोलियां मिला दी थी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर
पहले मेरा फोन काटा और अब स्विच ऑफ कर दिया पापा। रोहित, तूने उसे अकेले आने को दिया? आई एम सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कहा था अपनी फ्रेंड प्राची और अदिति के साथ लौट रही है। हाँ भैया, वो हमारे साथ ही लौटी थी। विकासपुरी तिराहे पर हम हमारे रास्ते गए और वो अपने। अच्छा, वो किसी से बात कर रही थी क्या, या किसी ने उसे रोका और लिफ्ट दी क्या? नहीं पता भैया, हम तो बस वहां से चले गए। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, इन इलाकों का चप्पा चप्पा छान मारा गया। रोहित और दिशा के पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी सहेलियां, जान पहचान के लोग, सभी से पूछताछ की गई। सभी का एक ही जवाब था, हमने दिशा को नहीं देखा। हताश और बेहद परेशान दिशा के पिता और भाई रोहित ने कानून के दरवाजे पर दस्तक दी। किसी लड़के का चक्कर, कोई बॉयफ्रेंड? अरे नहीं नहीं सर, बच्ची है मेरी बहन। 16 साल की है और गायब। देखिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचती थी दिशा। कुछ गलत जरूर हुआ है उसके साथ इंस्पेक्टर साहब। लास्ट टाइम कब बात हुई? शाम 5 बजे उसने अपनी क्लास से फोन किया था, लेकिन जब आने में बहुत लेट हो गया तो मैंने कोशिश की उसको फोन करने की, लेकिन पहले उसका फोन काटा गया सर और बाद में वो हो गया। मैंने लगातार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई सर। पहले कभी हुआ है? मैंने अभी भी कहा ना आपसे इंस्पेक्टर साहब कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सोचती थी। मैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये क्या है सब कुछ? मैं फौजी हूँ, मेरी 16 साल की बेटी गायब हुई है। हर सेकंड खतरा उस पर बढ़ता जा रहा है, और आप क्या आप उसके कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं? हवलदार साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। बिना डिटेल्स के अंधेरे में तीर चलाने का क्या मतलब? फौजी हैं आप, समझते होंगे इन बातों को। आखिरी बार कहाँ थे? विकासपुरी तिराहा सर, अपनी फ्रेंड्स के साथ, और उसी तिराहे से वो लोग अलग अलग हुए थे सर। सारी जानकारी बारीकी से नोट करने के बाद पुलिस तुरंत इस केस में कूद पड़ी। सिंह, बच्ची का फोन सर्विलेंस पर डाल दो, लोकेशन ट्रैक करो, डबल अप। यस सर। पुलिस ने पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक से पूछताछ की। ओह नो, दिशा का कोचिंग क्लास के किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। उसे तो डॉक्टर बनने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। पुलिस दिशा की सहेलियों को लेकर तुरंत विकासपुरी तिराहे पहुंची। सर, इस पॉइंट के बाद वो उस तरफ गई और हम इस तरफ। रोहित, अगर तुम कभी उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पिकअप नहीं कर पाते थे तो इंस्टीट्यूट से घर कैसे वापस आती थी? डीटीसी की बस से सर। हाँ सर, इस स्कूल से भी डीटीसी की बस से ही घर आती थी। विकासपुरी तिराहे के पास फुटपाथ पर सोए लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। इस लड़की को देखा है? इसी तिराहे से गायब हुई है शाम 6 के आसपास। हाँ साहब, देखा है। ये एक सफेद मारुति वैन वाले से बात कर रही थी। गाड़ी का नंबर? इतना नहीं याद है साहब। आदमी की शक्ल? ठीक से याद नहीं साहब। जितना ठीक से याद है उतना बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा जवान था, हट्टा कट्टा था। अपनी मर्जी से गई या वो जबरदस्ती लेके गया? अरे साहब, कोई जबरदस्ती लेके जाता तो क्या हम चुपचाप ऐसे बैठे रहते? देखा, खुद बात कर रही थी, अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी। मतलब गाड़ी किसी जानने वाली की ही है। अब बोलिए, कोई जान पहचान वाला है? सफेद मारुति वैन वाला। सर, लड़की का सेलफोन लास्ट द्वारका इलाके में एक्टिवेट था सर। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है सर।
देखा, हमें गलत मत समझिए। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। नाजुक उम्र है, डर गई होगी, सुबह तक फोन कर लेगी। चिंता मत कीजिए, आ जाएगी वापस। दिशा के घर वाले पूरी तरह बौखला गए थे। उनकी दिशा किसी के साथ रात भर बाहर, यह सोचना भी उनके लिए नामुमकिन था। आखिरकार कौन था वो शख्स जिसके साथ वो अपनी मर्जी से गई थी? रोहित और उसके पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दिशा को गायब करने वाला शख्स उनका काफी करीबी था। बस 2 मिनट में ही हो जाएगा जाने मन। हेलो भैया 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 मुझे बचा लीजिए भैया। छोटी तू कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे ले जाओ भैया, मुझे ले जाओ। देख छोटी, तू घबरा मत, मैं पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में। भैया भैया छोटी बेटा तू कहाँ है? छोटी दिशा, छोटी, हेलो छोटी, मुझसे बात कर। छोटी दिशा, क्या हुआ? फोन कर दिया पापा। सर नंबर ट्रेस हो रहा है सर, थोड़ा टाइम लगेगा। और कितना टाइम जाएगा? सर मेरी बेटी की जान खतरे में है। वो मदद मांग रही थी सर, वो रो रही थी। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। एक बार लोकेशन का पता चले बस। द्वारका में उसका फोन ऑफ हुआ था। द्वारका कोई 1-2 गलियों का मामूली मोहल्ला नहीं है। मेरी बेटी भी कोई मामूली लड़की नहीं है सर, वो रो रही थी। आप समझ रहे हैं ना? सिंह, पूरा द्वारका स्कैन करते हैं। फुल अलर्ट। जनकपुरी थाने को इन्फॉर्म करो सर तुरंत, और सारे लोग द्वारका पहुंचे। द्वारका दिल्ली का एक बहुत बड़ा उपनगर है और पुलिस के पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। हर सेकंड मायने रखता था। पुलिस, दिशा का भाई और दिशा के पिता पागलों की तरह दरवाजे खटखटा रहे थे। वैसे दिशा आसपास ही थी, लेकिन असलियत यह थी कि वो वहां होकर भी बहुत दूर चली गई थी। सूरज निकल आया, पर अंधेरा ज्यों का त्यों था। दिशा की कोई खबर नहीं थी, एक सुराग तक नहीं, कुछ नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। सर वो सेल नंबर द्वारका इलाके का ही था। क्या हुआ सिंह साहब? सेल नंबर द्वारका का था। सेल टावर मार्केट एरिया में है सर, लेकिन सेल फोन की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है सर। किसके नाम का नंबर है ये कोई जय यादव। जय यादव? कौन है ये जय यादव? प्रॉपर्टी डीलर है सर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ सर। हम सब उसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन छोटी उसके साथ क्यों गई होगी और कहाँ गई होगी सर? रहता कहाँ है? सर मैं उसका घर नहीं जानता हूँ, लेकिन उसकी दुकान जरूर जानता हूँ।
बालों को घूरने से ये खुल नहीं जाएंगे जानमान। हाँ, अगर प्यार से देखोगी तो शायद खुल जाए। आपको जो भी करना था आपने कर लिया। सब करता। चल चुटी। एंजॉय किया। हाँ? प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अरे जाने की बात कर रही है? हर कोने की तलाशी लो। दिशा, दरवाजा खोल। दिशा, दरवाजा खोल। हेलो भैया 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 वो जय यादव है भैया। हाँ मैं जानता हूँ छोटी, वो जय यादव की है। तू इसी के साथ है ना? हाँ देख देख, तू मुझे सब बता, कहाँ रहता है वो और तू इस वक्त कहाँ है? पता नहीं भैया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता भैया। इससे बात करी तू? मेरी छोटी, द्वारका में ही है ना तू? हाँ देख, याद करके बता, याद करके मुझे बता, मैं अभी पहुंचता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा भैया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं करना भैया। मुझे मम्मी के पास जाना है भैया। सब गंदा हो गया भैया, सब गंदा। मुझे ले जाओ यहाँ से भैया प्लीज। क्या कह रही है बच्चा? छोटी! क्या हुआ? मैं रामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। उसने अपना एड्रेस बताया? एड्रेस बताया उसने? कहाँ है? दिशा है कहाँ? गोली मार दीजिएगा उसको सर, जान से मार दीजिएगा उस कुत्ते को। बताया उसने कुछ बताया? लोकेशन ट्रेस हो गई है सर। टावर लोकेशन के हिसाब से द्वारका सेक्टर 16B में शास्त्री कॉम्प्लेक्स में ये नंबर ट्रेस हुआ है। मूव, चलो, फास्ट। ताली कहाँ भाग रही है? ड्रामा मत कर, नीचे रख। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, पहले ताला खोल। देख नीचे रख, तू नीचे रख। नहीं रखूंगी, पहले ताला खोल। ठीक है। पुलिस तुरंत दिशा के भाई और पिता के साथ द्वारका सेक्टर 16B के शास्त्री कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हुई। सर, इस बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि रात एक आदमी आया था मारुति वैन में और उसके साथ एक लड़की थी और वो इसी बिल्डिंग के 1353 नंबर रूम में रहते हैं। जी सर। तोड़ दो ताला। दिशा, 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 दिशा। ओहो, मेरी डॉक्टरली बिटिया लौट आई स्कूल से। पापा, आपसे कितनी बार मैं मुझे डॉक्टरली में बुलाएंगे? चाहे पहचान नहीं करते। देख छोटी, देख भैया है। ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा तुझे लेने। अकेले कहीं मत निकल जाना। मैं तुझसे कुछ कभी नहीं मांगूंगा, तू उठ जा मत। नहीं सर, मैंने कोई भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, न कुछ सुना न देखा। इस जय यादव को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग? जी, एक नंबर का छिछोरा है, बदमाश है। कहने को तो प्रॉपर्टी दलाल है, लेकिन हर दूसरे रोज एक नई लड़की को लाता है यहाँ। हमने सोसाइटी के सेक्रेटरी को कितनी बार बताया कि ऐसे किराएदार मत रखा करो। ओह, तो ये इसका फ्लैट नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता है। उसका घर तो सुना है हस्तसाल में कहीं।
मामा। इस भयानक और क्रूर बलात्कार और हत्याकांड के बाद भी जय यादव बड़े ही नॉर्मल तरीके से अपने घर गया, अपने माता पिता से मिला, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जय यादव है। क्या काम है? बताता हूँ। अरे 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 हमारे घर में ये क्या? क्या छुप के बैठा है साले? मैंने क्या किया? दिल्ली पुलिस को चकमा देगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या किया है मेरे बच्चे ने? चुप, एकदम चुप। आपके बच्चे ने बच्ची की जान ली है। मारूं नहीं तो क्या करूं? पूजा करूं? आरती उतारूं इसकी? बता रहा हूँ सर, हमारा अफेयर था सर, हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। जय यादव ने पुलिस से एक भद्दा और घटिया झूठ बोलने की कोशिश की। उसका कहना था कि दिशा बेहद बदचलन थी और उसने खुद फोन करके मिलने का प्लान बनाया था। बोल सच, एक बार भी और झूठ बोला ना तो बस, फिर तो बोलेगा ही नहीं। सच सच बोल। बोल क्या किया बच्चे के साथ? मारा क्यों उसको? ड्रामा कर लेते सर, मैंने बोला था उसको मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन हीरोइन बन रही थी सर, मेरा मोबाइल छीन लिया, भाई को फोन कर दिया सर। खून से लथपथ चाकू, दिशा का बैग, दिशा का सेल फोन, सभी उस फ्लैट से बरामद हुए। जय के खिलाफ चार्जशीट में इन सभी चीजों की एक अहम भूमिका बनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टिकरण किया कि जय यादव ने दिशा के साथ बलात्कार किया था। रोहित को यह बात जिंदगी भर कुरेदती रहेगी कि उस शाम को उसे अपनी छोटी बहन को अकेले घर नहीं लौटने देना चाहिए था। दिशा सिर्फ 16 साल की थी, एक होनहार स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहती थी। आंकड़े बताते हैं कि 3/4 से ज्यादा रेप केसेस में अपराधी पहचान वाला होता है, अक्सर करीब का रिश्ता होता है। पैसा सबको प्यारा है, जिसके पास है वो और चाहता है, जिसके पास नहीं है वो बहुत ज्यादा चाहता है। और पैसा सबको जल्दी चाहिए। पैसे की तड़प लालच पैदा करती है और लालच से जुर्म जन्म लेता है। लेकिन हर जुर्म का षड्यंत्र एक दस्तक जरूर छोड़ के जाता है और हर दस्तक जुर्म की बू को कानून की नाक तक पहुंचा देता है। 17 अक्टूबर 2010, राजकोट, गुजरात। अरे संदीप नो છે। हेलो संदीप, क्या છે बेटा तू? बापूजी मैं प्रभु काका के घर जा रहा हूँ। अरे अचानक से? अचानक नहीं बापूजी, थोड़ा काम है। अरे लेकिन बोल के तो जाना चाहिए था, हम अचानक निकली गयो तू। सॉरी बापूजी, थोड़ी अर्जेंट बात थी ने એટલે वो जल्दी जल्दी में निकल गया तो बताना ही भूल गया। अच्छा बापूजी, गीता से कहना कि मैं कल सुबह ही वापस लौटूंगा।
बेटा गाड़ी में तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ, एक आदमी है मेरे साथ में। उसकी बाइक खराब हो गई है ना, इसलिए उसे पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दे रहा हूँ बाबूजी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो, प्रभु काका के घर पहुंचने के बाद में तुरंत फोन करना। जी जी बाबूजी, हूँ फोन करीश। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दादाजी कौन बोल रहे हो जी? पापा नहीं आ रहे हैं। हाँ बेटा, पापा है ना, कल सुबह आने वाले हैं। दादाजी हाँ? पापा मेरे लिए बैट बॉल लाएंगे। हाँ, कल सुबह वो बैट बॉल लेके आएंगे तुम्हारे लिए। पढ़ा देखो। और गीता बेटा, संदीप आज रात को नहीं आने वाला है, वो प्रभु काका के यहाँ रुकने वाला है। बाबूजी, आप ज़रा उनको कुछ समझाइए ना, वो मुझे कुछ बताते ही नहीं है। अपने पिता से फोन पर बात करने के ठीक आधे घंटे के बाद संदीप पारेख का मर्डर हुआ। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इस जुर्म को रोशनी में आते आते काफी रात हो चुकी थी। राजकोट पुलिस देर रात को अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उन्हें एक कार हाईवे के किनारे संदिग्ध हालत में दिखाई दी। મોરબી બાયપાસ રોડ હાઈવેની બાજુમાં સફેદ સેન્ટ્રો નંબર 3212 એક માણસની લાશ છે અંદર। सर संदीप परीख नाम है। पता नीलकंठ सोसाइटी भक्ति नगर। फैमिली को इन्फॉर्म करो। जी सर। सर बॉडी के पास मोबाइल भी नहीं है, कार में झड़प के निशान है और खून का हथियार कार में ही है। सर ये रहा हथियार। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा हस्बैंड है। मोरबी बाईपास रोड पर हमें बॉडी मिली है। वो शाहपुर वेरावल जा रहा था। शाहपुर वेरावल? हम मेरे भाई प्रभु के यहाँ पे हाईवे से उसने फ़ोन भी किया। कितने बजे की बात होगी सर? ये शाम के 6-6:30 बजे की बात है। हाईवे पर कहाँ से फ़ोन किया था? गोंडल बाईपास रोड से। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मर्डर 7:45 और 7 के बीच हुआ है। संदीप पारेख ने आखिरी फ़ोन अपने पिताजी वल्लभ पारेख को किया, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहा है और ये फ़ोन हुआ है गोंडल बाईपास रोड से। लेकिन सर बॉडी जहाँ से मिली वो गोंडल बाईपास से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की दूरी पे। टाइम मार्क्स चेक किए सर, क्लीन है, घात लगाकर कोई बैठा नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि खूनी गाड़ी में ही बैठा था। राइट सर। और एक बात यह है कि ये गाड़ी कई बार कई जगह से ठुकी है।
मैंने पूछा भी, ये दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ कैसी? गाड़ी में दूसरा कोई है? तो फिर क्या कहा संदीप ने? उसने कहा कि किसी की मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, तो उस आदमी को लिफ्ट दे रहा है। कहाँ तक लिफ्ट देने वाला था वो? ये पेट्रोल पंप तक। इस गाड़ी का इससे पहले कभी एक्सीडेंट हुआ है? एक बार नहीं, दो बार हुआ। जिस जगह संदीप की लाश मिली थी उसी के पास के पेट्रोल पंप पर पुलिस पूछताछ करने पहुंची। इधर कोई बाइक वाला आया था इधर? बाइक वाला तो कोई नहीं आया था सर। अच्छा, कोई डब्बे या बोतल में पेट्रोल लेकर गया हो? नहीं सर। सच कह रहा है? हाँ सर। सर, आगे पीछे 3 मील तक देखा, कोई भी बाइक कोई भी स्कूटर नहीं मिला। नाकाबंदी और राउंड अप वालों से बात हुई? यस सर, हुई उनसे, उन्होंने भी कहा कि कोई भी ऐसी बाइक खराब नहीं मिली। तो इसका मतलब ऐसी कोई बाइक थी ही नहीं? नहीं सर। संदीप ने अपने पिता से झूठ क्यों बोला? कुछ छुपा रहा होगा, और वैसे भी ये खून पैसों के लिए नहीं हुआ है। हाँ सर, वल्लभ पारिक ने भी कहा कि उस वक्त उसके पास कुछ खास पैसे नहीं थे। और खूनी गाड़ी लेकर भी नहीं भागा है। मतलब कोई पुरानी दुश्मनी होगी। शायद काम करो, संदीप और उसकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड चेक करो। यस सर। चिट्ठा खोल डालो। काका, पता नहीं कैसे कहूँ, आप संदीप भाई का अंतिम संस्कार करके अभी आई हैं, फिर भी मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि रकम छोटी नहीं है काका। 90,000। प्रकाश, गलत मत समझिए काका, संदीप भाई के जाने का दुख मुझको भी है, लेकिन मेरी हालत भी काफ़ी ख़राब है काका। संदीप भाई ने कहा था कि हफ्ते भर में रिटर्न करेगा, लिख कर भी दिया था काका। बेटा प्रकाश। जी काका। संदीप आज होता तो तुम्हारे पैसे लौटा देता था ना वो? बिल्कुल लौटा था काका। बस, तो अपने दोस्त के ज़बान पे भरोसा रखो। 4 साल तुमने उसके साथ में काम किया है, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे, मिल जाएंगे। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। परसों तक हो जाए तो अच्छा है। ठीक है। धंधे में कोई किसी का नहीं होता। एक तो मैं अपना इकलौता बेटा खो चुका हूँ, और उसी के दोस्त लेनदार बनकर मेरे सामने आ जाते हैं। बाबूजी, संदीप के कबर्ड से मुझे कुछ मिला। क्या बेटा? संदीप ने एक बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी निकलवाई थी। हाँ? अगर हम उसे क्लेम करेंगे तो सबका कर्जा उतार सकेंगे। सर, संदीप की डीलरशिप थी। क्या बिजनेस था उसका? पान मसाला, टॉफ़ी वॉफ़ी। काफ़ी मंदा चल रहा था। पिछले 3 साल से 2-1 बार दिवालिया होने तक बात आई थी। अरे ये सारे पॉलिसीज मिलाकर 1.5 करोड़ के आसपास की रकम बनती है। और इसमें से कुछ पे डेट्स देखिए बाबूजी, कुछ सिर्फ 2-3 महीने पहले निकाली गई हैं। इसके बारे में उसने तुम्हें कभी बताया नहीं? नहीं बाबूजी। संदीप के पिता वल्लभ भाई गोंडल को बिलोंग करते हैं। 20 साल से फैमिली राजकोट में सेटल्ड है। क्या बिजनेस करते थे? प्रॉपर्टी। लेकिन पिछले 10 साल से हालत खराब है। शायद अब धंधा बहुत अच्छा है, बहुत बुरा चलता है, तो दुश्मनियां बनती हैं, और ये दुश्मन अक्सर अपनों में ही होते हैं। बापूजी, मैं प्रभु काका के घर जा रहा हूँ। उस दिन शाम को संदीप का फ़ोन आया था, बोला था कि वो आ रहा है। रिश्तेदारी आपकी उनकी? मैं सगा काका हूँ उसका। इसके अलावा आपका उसका और एक रिश्ता है, पैसे का लेन देन चलता था। वो तो हमारी पूरी बिरादरी में चलता है। उस शाम संदीप आपके पास किस लिए आ रहा था? बोला बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी। मैंने कहा था बेटा। 2 साल हो गए हमारी शादी को हुए। मेरे संदीप भैया बहुत अच्छे आदमी थे सर। संदीप भैया ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पता नहीं क्या मिला उन्हें मारकर। भगवान का आदमी था मेरा भाई। जितना अच्छा भाई, उतना अच्छा बेटा, उतना अच्छा बाप था। इतने अच्छे आदमी का कोई मर्डर क्यों करेगा? कोई पुरानी दुश्मनी? दुश्मनी का तो कोई चांस ही नहीं है सर। संदीप भाई तो हम बहनों के साथ भी कभी लड़ते नहीं थे, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। मैं उनके अंडर काम करता था सर, कई साल किया। काम क्यों छोड़ा? ऑफर अच्छा मिला साहब, तनख्वाह भी ज़्यादा थी। संदीप भाई खुद बोले, मैं इतना ऑफर नहीं कर सकता, तू जा, सोच मत, दोस्ती वैसी ही रहेगी। मतलब दोस्ती गहरी थी? बिल्कुल सर।
तो फिर तो वो आपके साथ प्राइवेट बातें भी शेयर करते होंगे। संदीप भाई ने कभी मुझे कुछ नहीं बोला, बहुत भले इंसान थे, कभी किसी के साथ कोई बैर नहीं, बस धंधा थोड़ा डाउन था तो परेशान रहते थे। पुलिस ने संदीप के हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर एम्प्लॉय से पूछताछ की और सभी का यह कहना था कि संदीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस को इन सभी में से किसी पर शक भी नहीं हो रहा था। फिर किसने किया था संदीप का खून और क्यों? देखिए, इंश्योरेंस के क्लेम के पेपर तो सारे सही हैं। हाँ। वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, पर एक अड़चन है। अब क्या है ऑफिसर? देखिए मिस्टर संदीप पारिक ने 7 अलग अलग कंपनियों से जीवन बीमा कराया है। तो अड़चन है, और अड़चन ये है मैम कि हमारी कंपनी को नहीं पता है कि उन्होंने दूसरी कंपनी से भी इंश्योरेंस लिया हुआ है। आपकी कंपनी को इससे क्या मतलब है? आपका प्रीमियम तो बराबर भरता था वो, और दूसरे कंपनी से लेता भी है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसा कहीं लिखा है क्या? दरअसल ऐसा लिखा है सर। देखिए सर, हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, कुछ क्लॉजेस हैं। आपको दूसरी कंपनी की जो पॉलिसीज होती हैं वो डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वायोलेशन है। मिस्टर ठक्कर, मेरे पति की बेवक्त मौत हुई है। हमारी सालों की मेहनत की कमाई मेरे पति ने आपकी कंपनी को प्रीमियम के तौर पे दी है। वो पैसे हमें क्यों नहीं मिल सकते? वो हमारे बनते हैं, हमारे हैं, हमारा हक है वो। देखिए, मैं हकों की नहीं, कानून की बात कर रहा हूँ मिसेस पारिक, और आपके पति ने जो किया है उसे फ्रॉड भी कहा जा सकता है। ए चुप सर, लेकिन एक शब्द भी बोलो मत। मैं अब तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को कोर्ट ले जाऊंगा। देखिए वल्लभ भाई, जब भी कोई जीवन बीमा पॉलिसी निकालते हैं ना, तो वो कंपनी दूसरी कंपनीज की पॉलिसीज के बारे में मालूमात चाहती हैं। अरे तो होते नहीं क्या किसी के पास 2-4 कंपनी की पॉलिसियाँ? होती क्यों नहीं है, मेरी खुद की 3 है। फिर देखिए, मैंने हर कंपनी को डिक्लेयर किया है क्योंकि ये रूल है, और संदीप ने डिक्लेयर नहीं किया था। अरे तो डिक्लेयर नहीं करने से क्या होता है? 7 की 7 कंपनियां कोर्ट में उतरेंगी, बोलेगी कि देखिए जी, रूल्स को तोड़ा गया है, हम पैसा नहीं देंगे। और सच कहूँ तो ये उनका हक बनता है। और हमारा कोई हक नहीं बनता। 1.5 करोड़ का सवाल है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। 1.5 करोड़ की जीवन बीमा पॉलिसीज 7 अलग अलग कंपनी से खरीदी गई। उनमें से कुछ मौत के 2 महीने पहले खरीदी गई, और अब ये 1.5 करोड़ रुपए संदीप की पत्नी और पिता को नहीं मिलने वाले थे। संदीप की सिर्फ एक गलती के कारण। उसने सारी पॉलिसीज डिक्लेयर नहीं की थी, पर फिर भी उसका मर्डर क्यों हुआ? क्या उन पॉलिसीज का उसकी हत्या से कोई संबंध था? संदीप पारिक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन को 3 महीने हो चुके थे, पर अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरकार इस केस को अनडिटेक्टेड करार दिया गया और केस की फाइल क्राइम ब्रांच के टेबल पर आ पहुंची। खून अक्टूबर 2010 में हुआ था, और अब जनवरी 2011 में यह केस क्राइम ब्रांच के पास आया। किसी भी केस का क्राइम ब्रांच के पास आना मतलब उस केस के हल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उम्मीद जग जाती है। दूसरी तरफ संदीप के पिता वल्लभ भाई उम्मीद ना हारने की पूरी कोशिश में थे। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अदालत में घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। मर्डर तो हुआ है दिलीप, लेकिन कारण का अंदेशा नहीं मिल रहा है। सर, कोई खास कारण नहीं होगा, बस लूट का केस होगा जो मर्डर में बदल गया। लूटिंग तो हुई नहीं और मर्डर हो गया। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन गायब है, यहाँ तक कि कातिल अपना हथियार भी पीछे छोड़ गया है। ये लूटिंग का केस नहीं है दिलीप, मुझे तो एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। ये रिपोर्ट देखो दिलीप, ये आदमी का एक नहीं 2-2 बार एक्सीडेंट हुआ है, मौत से 1 हफ्ता पहले। सर, बड़ी अजीब बात है, एक ही हफ्ते में 2-2 एक्सीडेंट्स। अजीब बात तो है, ये आदमी अपनी मौत के साथ आंख मचोली खेल रहा था। कुछ तो है। तो वल्लभ भाई कोर्ट गए हैं? जी। इंश्योरेंस का केस है, राइट? जी हाँ। 1 करोड़ 50 लाख का इंश्योरेंस, ठीक, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख की पॉलिसी मर्डर के 2 महीने पहले ली गई थी। लेकिन हमें बाद में पता चला। कोई तो होगा जिसको इंश्योरेंस के बारे में पता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी का कोई फायदा हो उसमें? नहीं, और कोई नहीं है, हमें को सारे पैसे मिलेंगे। केस जीत जाएंगे आप? पूरा कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, हमारा हक बनता है वो। आपको मालूम है कि संदीप काफी लोग का कर्जदार था? हर एक का 1-1 रुपया चुका दूंगा,
बस इंश्योरेंस का एक बार क्लेम मिल जाए। कौन कौन है ये लोग, जरा नाम लिख के देंगे? लीजिए। संदीप के मर्डर के पीछे एक सोची समझी साजिश की बू नजर आ रही थी। संदीप के सभी कर्जदारों से पूछताछ चल रही थी। सभी कोऑपरेट कर रहे थे सिवाय एक के, जो क्राइम ब्रांच से नजरें चुरा रहा था। सर, मैंने उस बंदे प्रकाश गाला को 2 बार फ़ोन किया, आदमी भी भेजा उसके यहाँ, पर उसने ना तो कोई रिप्लाई दिया और ना ही थाने पर आया। सर, संदीप ने प्रकाश गाला को यह खुद लिखित में दिया था। आज 9 अक्टूबर 2010 को मैंने प्रकाश गाला से 90,000 रुपये कैश उधार लिए हैं। एक हफ्ते में यानी कि 16 अक्टूबर तक मैं ये पैसे प्रकाश गाला को लौटा दूंगा। अगर इस दौरान मुझे कुछ भी होता है तो प्रकाश गाला ये रकम मेरे पिता वल्लभ पारिक से बरामद कर सकते हैं। अगर इस दौरान मुझे कुछ होता है, संदीप ने ऐसा क्यों लिखा? सर, मुझे तो ये कोई जाल लगता है। जाल है और ये चिट्ठी भी जाली है। प्रकाश गाला जी, आप कौन? भाई, हम वही हैं जिनका तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, जिनके न्योतों को ठुकरा देते हो। पुलिस वाले हैं हम। वो बस वैसे ही सर, थोड़ा सा बिजी था। कोई बात नहीं, अब हम अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो ये बताओ कि पुलिस स्टेशन खुद चलकर आओगे या नाक में रस्सी डालकर घसीट कर ले चलें? ये प्रॉमिसरी नोट यानी कि ये चिट्ठी संदीप ने आपको दी थी मिस्टर प्रकाश गाला? जी सर, साइन भी किया उसने सर। हाँ हाँ, साइन भी किया है उसने, और उसमें इसने अपनी डेथ सर्टिफिकेट पे भी साइन कर दिया है। ये चिट्ठी साफ अंदेशा देती है कि संदीप को अच्छी तरह से मालूम था कि उसकी मौत होने वाली है, और वो ये भी जानता था कि उसके पिताजी के पास पैसा नहीं है। फिर उसने किस कॉन्फिडेंस के साथ इसमें यह लिख दिया कि आपके 90,000 रुपये उसके पिताजी चुकाएंगे, वो भी एक हफ्ते में। क्योंकि उसने अपनी मौत के कुछ दिन पहले 1,25,00,000 की पॉलिसी निकाली थी, और वो ये जानता था कि उसकी मौत के बाद सारा पैसा उसके पिताजी को मिलेगा। अब मैं ये सभी से जानना चाहता हूं कि किसकी ये मिली भगत है, किस किस को इस इंश्योरेंस के बारे में मालूम था, किसने मर्डर किया है संदीप का। ये तो अच्छा होगा कि अगर आप सच सच हमें जल्द से जल्द बता दें, वरना अगर मैं अपने हिसाब से सच उगलवाऊंगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। संदीप मेरा इकलौता बेटा था और आप मुझे पे शक कर रहे हैं। वल्लभ भाई, पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े रिश्तों को इस तरह निकल जाता है, इस तरह। शक तो मुझे सब पर है। दिलीप, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक करो। इन दोनों ने आपस में कब कब कहां और कितनी बार बातें की। यस सर। फिलहाल तुम मिस्टर प्रकाश गाला को कस्टडी में ले लो। मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीन गया है और ये लोग मुझे पे शक कर रहे हैं। अरे मुझे कैसे पता होता उसके इंश्योरेंस के पॉलिसी के बारे में। बहुत जल्दी मोबाइल कंपनी से सारे मोबाइल फोन रिकॉर्ड सामने आए, और सामने आया संदीप के कत्ल का कारण, जो बिल्कुल शॉकिंग था, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। प्रकाश गाला झूठ बोल रहा है, लेके आओ उसे। 17 अक्टूबर की शाम को तुम्हारे सेल फोन का लोकेशन था गोंडल बाईपास, वक्त 6:30 बजे। उसी शाम को संदीप अपने प्रभु काका को मिलने निकला था, गोंडल बाईपास होते हुए। तुम्हारे सेल फोन का अगला लोकेशन था मोरबी बाईपास। ठीक 15 मिनट के बाद कोई बच्चा भी बोलेगा, जिस वक्त संदीप का कत्ल हुआ तुम उसके साथ थे, उसके पास थे। अच्छा बापूजी, गीता से कहना कि मैं कल सुबह ही वापस लौटूंगा। संदीप ने अपने पिता से झूठ बोला मोटरसाइकिल वाले के बारे में। दरअसल गाड़ी में और कोई नहीं, तुम थे, है ना? है ना? जी सर, संदीप भाई के साथ मैं ही था। संदीप ने अपने पिता से झूठ क्यों बोला?
तुमने संदीप का कत्ल क्यों किया? वो मेरा दोस्त था सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। फिर भी तूने उसे मार डाला। तेरे साथ और कोई शामिल था? फिर? संदीप भाई खुद शामिल थे सर। संदीप भाई खुद को मरवाना चाहते थे सर। वो अपनी फैमिली को सड़क पर नहीं देखना चाहते थे सर। अगर खुदकुशी करते तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते उन्हें, इसीलिए एक्सीडेंट की कोशिश की उन्होंने। कई बार एक्सीडेंट के ट्राई किए पर नाकामयाब रहे। पूरे हफ्ते संदीप भाई ने हाईवे पर एक्सीडेंट करके खुद को मारने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं सर। सब कुछ खत्म हो गया यार। इतना कर्जा चढ़ा है कि उतारना नामुमकिन है। ऐसे में धंधा क्या करूंगा यार? संदीप भाई बस क्या, आपने इससे बुरा टाइम देखा है, चल जाएगा ये टाइम। बस आप दिल लगाकर धंधा कीजिए, आप में है वो ताकत संदीप भाई। नहीं प्रकाश, ये दलदल से बाहर निकलना नामुमकिन है। बस एक ही बात की चिंता हमेशा लगी रहती है कि मैं गीता और आदित्य के लिए कुछ बना नहीं पाया। मैं पूरी तरह से फेल हो गया यार, पूरी तरह से फेल हो गया। मैंने 1.25 करोड़ की नई इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाली है, कुल मिलाकर कुछ 1.5 करोड़ मिलेगा। शो बात करो छो भाई, आप जिंदा 100 करोड़ के बराबर हो। सारे कर्जे उतर जाएंगे, माँ बापूजी, गीता, आदित्य सब सुखी रहेंगे। आपके बिना कोई सुखी नहीं रहेगा संदीप भाई। और ये आप उल्टी सीधी बात मत कीजिए। प्रकाश, तू मेरा दोस्त है ना? ये पूछने की बात है क्या भाई? तो बस पूछूंगा नहीं, मैं तुमसे बोलूंगा और तुम वो करोगे। क्या भाई? तुम मेरे परिवार को बचाओगे। अरे भाई, भाभी, आदित्य, बाऊजी, बा के लिए मैं कुछ भी करूंगा भाई। देख, मेरी मौत ही उनकी जिंदगी है। प्लीज मेरे दोस्त, मुझे मेरी मौत तक ले जा। बचा ले मेरे परिवार को प्रकाश, बचा ले मेरे परिवार को प्रकाश, बचा ले मेरे परिवार को यार, मेरे परिवार को बचा ले यार, मेरे परिवार को बचा ले। मैं जो भी हूँ सिर्फ उनके कारण हूँ। बहुत मदद की मेरी, जिंदगी बनाई थी उन्होंने मेरी, और वो मेरे सामने रो रो कर मदद मांग रहे थे सर। एक रस्सी, एक बैग, मुंह में ठूसने का कपड़ा और एक चाकू। संदीप भाई ने अपनी मौत की एकदम डिटेल में प्लानिंग की थी सर। 14 अक्टूबर का डेट तय हुआ था। फिर 17 अक्टूबर क्यों शिफ्ट हुआ? 14 अक्टूबर को उनके मासा का एक्सीडेंट हो गया और वो उनकी मदद करने के लिए गए थे सर। और फिर 17 अक्टूबर को तुमने सोच मत, निकाल चाकू और शुरू हो जा। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा ये सब। अबे की औलाद, नपुंसक, थू थू है तुझ पर। अरे जा अपनी माँ से पूछ, किसका पाप है तू? ये सब क्या बोल रहे हैं भाई आप? अरे चुप कर साले, जिस औरत से तेरी शादी होगी ना, उस पर तरस आता है मुझे। अरे पूरा मोहल्ला हाथ साफ करेगा उस पर। उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी सर, लेकिन मैं जानता था सर, वो मुझे उकसा रहे थे, वो मुझे भड़का रहे थे सर। तेरे हाथ में ना छुरी नहीं, गजरा होना चाहिए, गजरा। साले अपनी पत्नी की दलाली करेगा तेरे बेडरूम पे, तेरे बिस्तर पे, उसे और तू उसे देखेगा
की औलाद देखेगा ना उसे। संदीप भाई ने बोला था कि सेल फोन तोड़ देना, कभी किसी को मिलना नहीं चाहिए। प्रकाश गाला से बरामद हुई दोनों चिट्ठियों को हैंडराइटिंग टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। संदीप के माता, पिता और बीवी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी खुशियों के लिए, छोटे से आदित्य के भविष्य के लिए संदीप ने इतना भयंकर षड्यंत्र रचा, पर यह षड्यंत्र नाकाम रहा। अदालत ने इंश्योरेंस कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया। संदीप परीख के परिवार को इंश्योरेंस का एक पैसा तक नहीं मिला। संदीप पर षड्यंत्र का प्रति आरोप लगाया गया। जीवन बीमा कंपनियों को धोखा देने के षड्यंत्र में अपने दोस्त की मदद करने निकले प्रकाश गाला के जीवन पर अब सवालिया निशान है। आखिरकार उसने हत्या की है, जिसके लिए उसे उम्र कैद हो सकती है। प्रकाश गाला को होने वाले जुर्म की दस्तक मिली थी जब संदीप ने उसके सामने एक वाहियात और खतरनाक प्रस्ताव रखा था। अगर वो उसी वक्त इस दस्तक को सीरियसली लेता और वल्लभ भाई या पुलिस को बताता तो ये जुर्म होता ही नहीं। पर दस्तक सुनने की बजाय प्रकाश गाला खुद मुजरिम बन गया, और वो भी हत्या जैसे संगीन जुर्म का। फिर मिलेंगे। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।